चलिए, कविता जी भी आ गई। 41 पेज नंबर खोल लें। प्रकृति चिकित्सा में रोग का अर्थ तथा कारण। ऑल्दो थोड़ा एक पेज और हो गया था, लेकिन वापस से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। शरीर के भीतर विजातीय द्रव्य के जमा होने का नाम ही रोग है। देखिए, नेचुरोपैथी में जैसा हम पहले भी कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है वो ही डिजीज का कारण है। टॉक्सिन्स को हम बाहर निकाल दें, पेशेंट ठीक हो जाएगा। टॉक्सिन्स किस तरीके के हैं ये समझने वाली बात है। कहाँ कहाँ जमा है ये बात करने वाली बात है कि लंग्स में जमा है, किडनी में जमा है, यूरिन में जमा है, यूरेटर में जमा है, ब्रेन में जमा है। कहाँ कहाँ जमा है इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है। पापा दरवाजा बंद कर दीजिए। कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है और इसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं कि कहाँ पे पानी का ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है, मिट्टी कहाँ लेप करनी है, एक्यूप्रेशर कहाँ करना है, मसाज कहाँ करनी है, और उसके बेसिस पे हम बॉडी को ट्रीट करते हैं। शरीर के भीतर विजातीय द्रव्य के जमा होने का नाम ही रोग है। इस परिभाषा के महत्व से स्पष्ट होता है कि जब विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तब रोग दूर हो जाते हैं। विजातीय द्रव्य शरीर में दो रास्तों से पहुंचता है, नाक द्वारा फेफड़ों में, मुंह द्वारा पेट में। वायु तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण फेफड़ों में पर्याप्त आवश्यक वायु न मिलने के कारण नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार अस्वाभाविक भोजन से शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। जब हम खान पान की गड़बड़ी करते हैं, आवश्यकता से अधिक खाते हैं एवं बहुत ही चटपटा मिर्च मसाले वाला खाते हैं, तो शरीर इसको स्वभावतः पखाना, पेशाब तथा पसीना आदि के द्वारा निकाल नहीं पाता। होता क्या है, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से बाहर निकलते रहते हैं। हम लोग गलती करते हैं तो भी निकलते हैं। क्या क्या है, ब्रेथ के द्वारा, श्वास के द्वारा, त्वचा पसीने के द्वारा, बाथरूम के द्वारा और लैट्रिन के द्वारा, है ना। डिफिकेशन, यूरिनेशन, स्वेटिंग एंड ब्रीदिंग, इन चार माध्यम से कंटिन्यूअस निकलता है। पर हम जब ज्यादा खराब करते हैं तो कंटिन्यूअस नहीं निकल पाता। जब नहीं निकल पाता तो वो इकट्ठा होता रहता है। रक्त में मिलकर इस प्रकार ये विजातीय द्रव्य भीतर ही जमा होने लगता है। रक्त में मिलकर रक्त प्रवाह में विघ्न उत्पन्न करता है। पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है। धीरे धीरे विजातीय द्रव्य उसे बाहर निकालने वाले शरीर के कोठों के चारों ओर जमा होने लगता है और उनके कार्य में रुकावट डालने लगता है। विजातीय द्रव्य जमा होने पर शरीर में रोग उत्पन्न होने लगता है। रोग धीरे धीरे बढ़ता है और रोगी को मालूम तक नहीं होता। उसकी भूख कम हो जाती है, ना तो वह अधिक परिश्रम करता है, चाहे वह शारीरिक हो मानसिक, और ना ही आराम का अनुभव करता है। जब तक पाचन क्रिया, गुर्दे तथा त्वचा का कार्य करते रहते हैं तब तक मानव शरीर किसी न किसी प्रकार अपना कार्य करता रहता है। लेकिन जब कार्य में शिथिलता आ जाती है तब व्यक्ति स्वास्थ्य के संबंध में चिंतित होता है और रोगी होने का अभ्यास करने लगता है। ठीक है, मतलब जब हमारे किडनी, हमारा स्टमक, हमारा लिवर ओवरलोडेड हो जाएगा, मतलब काम कर रहा है उसके बाद भी आपने अति कर रखी है, तो वो टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तब चीजें इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी शरीर के अंदर और तब हम उनको किसी ना किसी तरह का नाम दे देते हैं। विजातीय द्रव्य चुपचाप शरीर के भीतर पड़ा रहता है, अवसर पाकर रोग के रूप में बाहर आता है। विजातीय द्रव्य में सड़न पैदा होती है। सड़े हुए विजातीय द्रव्य में कीड़े पड़ जाते हैं और उसमें गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब सड़ता है सामान, अंदर फर्मेंट होता है, तो सबसे पहले बल्जिंग, मुंह से डकार आनी शुरू होती है। नहीं आ रही है तो हेडेक होना शुरू हो जाएगा, सिर में सबसे पहले चढ़ेगा। तो तब विजातीय द्रव्य के भीतर द्रव्य पूर्ण रूप से भर जाता है और मौसम का बदलाव, क्रोध, भय, इस तरह के विकारों में भी सड़न बढ़ती है। जब विजातीय द्रव्य की सड़न शरीर के ऊपरी भाग में पहुंचती है तो सिर दर्द होने लगता है। सड़न से गर्मी पैदा होती है जिसके कारण रक्त का तापक्रम बढ़ जाता है। इसी को ज्वर कहते हैं। और जब पेट साफ नहीं होता, पखाना साफ नहीं होता, पेशाब खुल के नहीं आती, त्वचा के क्षेत्र गंदे रहते हैं, पसीना नहीं आता, तब ज्वर होता है। जीवन में मल त्याग का शरीर के संपूर्ण संस्थानों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि शरीर की स्थिति आवश्यक पोषण पर और अनावश्यक पदार्थों के विसर्जन होने पर निर्भर है। मतलब हम क्या खा रहे हैं और हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं निकाल रहे, कुछ ब्लॉकेज है, तो और बड़ी समस्या है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मल के रूप में जिन पदार्थों का विसर्जन होता है वे खाए हुए अन्न से सीधे अलग होते हैं। शरीर के असंख्य कोश निरंतर मृत होकर मल के रूप में निकलते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि इस शरीर में जन्म और मृत्यु निरंतर चला करती है।
भोजन 3 रूपों में शरीर में पहुंचता है, घन, द्रव्य और वायु। श्वासों के द्वारा वायु शरीर में जाती है, अन्न और जल पकने वाला पदार्थ है, वायु ईंधन है और रक्त पकान तो हृदय रूपी भंडार द्वारा शरीर के सभी कोशों में जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में द्रव्य है, वायु है और घन, पता नहीं, एक द्रव्य है और एक वायु है, और घन मतलब सॉलिड चीजें जो हम खाते हैं, और श्वास जो शरीर के अंदर जा रही है, अन्न और जल पकने वाला पदार्थ है, वायु ईंधन है और रक्त पकान मतलब ब्लड ही पोषक तत्व प्रदान करता है। हाँ, तो हृदय रूपी भंडार द्वारा शरीर के सभी कोशों में जाता है। शरीर का प्रत्येक कोश भोजन पाता है। ब्लड आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरी बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, उसी के साथ न्यूट्रिएंट भी पहुंचते हैं। तो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें, इन्होंने शुद्ध क्लिष्ट हिंदी लिखी है, तो हमारे ब्लड में ही सारी चीजें डिफ्यूज होती हैं समय समय पर, है ना। एलिमेंट्री कैनाल से एंजाइम्स मिले, सब मिले, भोजन का पाचन हुआ और जो अच्छी चीजें थी वो ब्लड में मिली, एसिमिलेट हुई और ब्लड एक एक कोशिका तक पहुंचा और उसने न्यूट्रिशन वहां पर प्रोवाइड किया। कुछ भोजन पाकर पुष्ट हो जाते हैं और बढ़ते हैं और कुछ अपना काम करके पूरा नष्ट हो जाते हैं। नित्य क्षय वृद्धि चलती रहती है, मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म, नई कोशिकाएं बन रही हैं और पुरानी डेड हो रही हैं या खर्च हो रही हैं, और प्रत्येक कोश में विकार होते रहते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का जन्म, वृद्धि तथा भरण होता है, उसी प्रकार प्रत्येक कोश का जन्म, वृद्धि, मरण होता है। कोशगत विकारों का सम्मिलित रूप समस्त शरीर के विकार का रूप होता है। ये विकार 2 प्रकार के होते हैं, प्रमित तथा अप्रमित। जो भी विकार मतलब जो बीमारी आ रही है, जो खराबी हो रही है, वो 2 प्रकार के। प्रमित विकारों का शरीर का वृद्धि क्षय क्रम सामंजस्य रूप से चलता है, अर्थात दोषी कोष्ठ नष्ट हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए लग जाते हैं, नए आ जाते हैं। अप्रमित क्या है? विकारों से शरीर की प्रमित दशा में एक प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्रमित विकारता शक्तियां अप्रमित विकारों के कारण दूर करने में लग जाती है। शरीर का प्रत्येक कोश इस कार्य में सहायता करता है। शरीर के सारे संस्थान अन्न, पान आदि से विसर्जित मलों को एवं शरीर के मृत कोशिकाओं को दूर करने के बराबर प्रयत्न करते हैं। विषाक्त वायु नासिका द्वारा बाहर निकल जाती है। पसीना शरीर के नलकूपों से निकलता है। विष्ठा गुदा से बाहर निकलती है। मूत्र लिंग अथवा योनि से बाहर निकलता है। थूक तथा कफ मुंह से बाहर निकलता है। अश्रु आंखों से, पीव तत्व त्वचा से बाहर निकलता है। महिलाओं में मासिक रक्तस्राव होता है जिससे दोष निकलता है। इन मलों यानी दूषित वायु, पसीना, विष्ठा, मूत्र, थूक, कफ, पीव, मृत कोश के संच से विविध रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कफ आ रहा है ना, आंसू आ रहा है, आंख के साइड में कीचड़ आ रहा है, कान में गंदगी आ रही है, मैल आ रहा है जो साफ करते हैं, है ना। तो अव्वल तो वो ऑटोमेटिकली आता नहीं है इतना, अगर जरूरत से ज्यादा बन रहा है इसका मतलब बॉडी में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, पर बन ही नहीं रहा है और दिक्कत एक्युमुलेट हो रही है तो प्रॉब्लम की बात है। तो मोटा सा सार ये है कि हमारे शरीर में जो भी चीजें हो रही है, पसीना आ रहा है ना, नाक से लीकेज हो रहा है और आपका आंसू है, कीचड़ है, कान में गंदगी है, ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यूरिन है, ये सारा का सारा टॉक्सिन्स बाहर निकालने के माध्यम है। अगर ये एक्युमुलेट होते हैं अंदर और ये नहीं निकलते हैं तो बड़ी बीमारी के रूप में आते हैं। शारीरिक दोष आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार भी और ऐसे भी तो नेचुरोपैथी में भी आजकल हम पढ़ते हैं और इस पे ध्यान भी देते हैं। वात, पित्त, कफ, इन्हीं त्रिदोष शब्द से संबोधित किया जाता है। ये यही शरीर की व्याधि उत्पन्न करने वाले होते हैं। व्याधि मतलब बीमारी, आइदर वात बढ़ गया बहुत सारा, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया तो बीमारी आती है। अब पहले समझेंगे वात क्या है। वायु के द्वारा ही शरीर का संचालन होता है। इसके द्वारा ही प्राणी की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश होता है। यही गर्भ को विभिन्न आकृति देता है। यह धातुओं के सूक्ष्म एवं स्थूल अंश करने में सहायता होता है।
सहायता करता है। यह ज्ञानेंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है। वायु के द्वारा ही शरीर की मुख्य क्रिया जिससे जीवन एवं चैतन्य दृष्टिगोचर होती है वह निश्वास एवं उच्छ्वास की क्रिया संपादित होती है। यह विभिन्न अग्नियों का प्रदीप्त करता है। वायु का कार्य स्थूल मस्तिष्क है जो शरीर की हर क्रिया का संचालन करता है। ठीक है, तो मोटा मोटा आगे बताते हैं। वायु का मुख्य स्थान पक्वाशय माना गया है। पक्वाशय मतलब पेनक्रियास। ठीक है, वायु का मुख्य स्थान पक्वाशय माना गया है। इसके अलावा वस्ती, कटी, जांग, पैर, अस्थियां को भी वायु का स्थान माना गया है। ठीक, कटी मतलब कमर, वस्ती मतलब एनस का एरिया, जांग और पैर अस्थियां हड्डियां। कर्म तथा स्थान की दृष्टि से वायु को 5 भागों में विभाजित किया गया। अब जो हम लोग उस समय पढ़ रहे थे, ये यहाँ पर 5 भाग हैं वायु के, वात के। क्या है? प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। अब इसका डिस्क्रिप्शन है नीचे। प्राणवायु क्या है? मुख्यतः प्राणवायु सिर, मुख, कर्ण, जीभ, नासिका, छाती तथा हृदय में पाई जाती है। तो आप एक ऐसा फिगर बनाइए, जैसे पेज पे सिर बनाइए, गर्दन बनाइए, ऐसे पैर निकले हुए, पेट बनाइए और नीचे पैर बनाइए। सिंपल, जैसे आप एक कोई पूजा करते हैं तो बनाते हैं ना, ऊपर सर, गर्दन, धड़ का भाग, इधर हाथ निकाल दीजिए, नीचे बेस बना दीजिए, नीचे पैर बना लीजिए। सिंपल सिंपल। ठीक है, तो अब यहां से छाती, हृदय और चेहरा, इतने में क्या है? प्राणवायु है। ठीक, तो ऐसा एक कलरफुल गोला जिसमें सर है, गला है और आपका छाती, हृदय है। ठीक, तो ऐसा हिस्सा जो है ये गोल वाला, मतलब सिर और धड़, मतलब धड़ का छाती वाला हिस्सा। ठीक, हृदय वाला तो सिर है जिसमें मुंह है, कर्ण है, जीभ है, नासिका है, छाती और हृदय। ठीक, तो ये हो गई प्राणवायु। आहार को आमाशय में पहुंचना, थूकना, छींकना, आमाशय में, क्योंकि फेरिंग्स यहीं पर है ना, तो आहार जो हम मुंह से खाया वो यहाँ से नीचे पहुंचा, तो ये काम हमारा प्राणवायु करती है। प्राणवायु कम होगी तो डाइजेशन इसीलिए दिक्कत में आएगा। फिर थूकना, छींकना, श्वास क्रिया, ये सब नाक मुंह से हो रही है। ठीक है, आंखों से हो रही है, तो ये सारे इसके कार्य हैं। अगर प्राणवायु विकृत अवस्था में श्वास आदि के रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं उदान कहाँ तक है। तो कविता जी आप भी स्केच बनाइए थोड़ा सा बैठ के। इसका मुख्य स्थान नाभि, उरस्थल एवं कंठ है। अब उदान क्या कर रही है? उदान यहां से बनाइए, पेट बनाइए, पेट से हृदय बनाइए और गला बनाइए। तो गला, हृदय और नाभि, यह आपका उदान वायु है। तो हृदय में आपके 2 हैं, प्राणवायु भी है और उदान वायु भी है, नाभि, उर और कंठ। कंठ में भी यह बोलने की क्रिया को उत्तेजित करता है, यह मन को प्रेरणा देता है तथा कुपित होने से नेत्र, मुख, नासिका, कर्ण, सिर आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। कैसे? क्योंकि ये कुपित होगी तो ऊपर ही चढ़ेगी, है ना। तो उदान वायु जो कि नाभि में है, हृदय में है और कंठ में है, अगर ये कुपित हुई तो चेहरा और सिर के रोग आएंगे। ठीक है, तो इसको अलग कलर से बनाइए। समान वायु कहाँ है? यह विभिन्न पाचक अग्नि पित्त के समीप अमाशय तथा गृहिणी में पाई जाती है। इसका कार्य आहार के पाचन एवं अग्नियों को शक्ति देता है। इसके प्रकोप से अग्निमान, अतिसार आदि रोगों का प्रादुर्भाव होता है। तो अभी समान वायु कहाँ है? पाचक अग्नि पित्त के समीप अमाशय और गृहिणी में पाई जाती है। स्टमक और ड्यूडेनम, तो पूरा पेट हो गया, है ना। तो पूरे पेट में क्या है? समान वायु है। समान वायु दिक्कत में आएगी तो क्या होगा? अग्निमांद हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा। ठीक है, कविता जी आप नहीं बना रहे? मैम अलग पेज पे फिर दूसरे दिन बनाऊंगी मैम, कर लो ढंग से, अभी फिर रफ ऐसे हो जाएगा। ठीक, बना लीजिएगा, लेकिन इससे क्योंकि याद नहीं होगा फिर क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब व्यान कहाँ है? व्यान है, इसका स्थान संपूर्ण है। इसी के द्वारा रस धातु, रक्त धातु का संवहन होता है।
प्रसारण तथा आकुंचन इसी क्रिया के द्वारा पेशियां करती हैं। इसके कुपित होने से ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, यक्ष्मा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो व्यान हमारे पूरे शरीर में है, संपूर्ण शरीर में व्यान है। ठीक, अपान किधर है? इसका स्थान पक्वाशय, गुदा, मूत्राशय, नाभि और जंघा। अब अपान नीचे है, अभी तक हमने जो पढ़े थे वो ऊपर थे। तो नाभि के नीचे का पूरा हिस्सा जो है अपान वायु होती है इसमें। तो अपान वायु मुख्य रूप से मल, मूत्र, शुक्र तथा गर्भ धारण करना एवं समय अनुसार बाहर निकालना। अपान वायु के कुपित होने पर प्रमेह, अश्मरी, अर्श, भगंदर आदि रोग हो जाते हैं, पाइल्स से रिलेटेड और आपके फर्टिलिटी से रिलेटेड। ठीक, तो अभी क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था आपका प्राणवायु। प्राणवायु आपका छाती, कंठ और ऊपर का हिस्सा। ठीक, उदान वायु नाभि, हृदय और कंठ। ठीक, प्राण, उदान, फिर है समान। समान कहाँ हुआ? पेट में, पूरा पेट, एब्डोमेन। समान व्यान हुआ पूरे आपके शरीर में, और व्यान के बाद आया अपान। अपान वायु हुई नाभि और नीचे का, है ना, यूरिन, यूरेथ्रा और गुदा, जांघें। ठीक, अभी क्लियर है। अब वात दोष ये समझ में आया कि वात वायु मतलब कितने तरह की है और शरीर में कहां कहां कैसे फैली हुई है। ठीक है, अब वात दोष के गुण। सामान्यतः वायु के गुणों में कहा जाता है कि वायु रजागुणी, सूक्ष्म अर्थात शरीर के सभी छिद्रों में प्रवेश करने वाली, शीत और चंचल मानी जाती है। ठीक है, वात का दोष रजोगुण से संपन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर में यदि वात कुपित होता है तो शरीर तथा मन में भय, शोक, माह, दीनता, अति प्रलाप, लोभ आदि के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक, और हम ढूंढते हैं कहीं और, तकलीफ कहीं और है। इसीलिए कहते हैं प्रॉब्लम मेंटल है तो फिजिकल है, फिजिकल है तो मेंटल है ना। कोई इंसान ज्यादा डरा हुआ है तो हमें उसके वात रोग पे ध्यान देना चाहिए, पेट कितना साफ हो रहा है। ठीक है, पर हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं और पेट साफ नहीं कराते। कितनी बड़ी विडंबना है। उसको पेट नहीं साफ हो रहा होगा, उसको 3-3 दिन पॉटी नहीं हो रही होगी, पर साइकेट्रिस्ट अपना पैसा बनाएगा। वो भी बनाए, पर जो रूट कॉज है कि पेट नहीं साफ हो रहा है उस पर भी काम करे, वो नहीं करते ये लोग। तो वात का रजोगुण से संपन्न होता है। वात कुपित है तो शरीर में मन में भय, शोक, माह, दीनता, अति प्रलाप, लोभ आदि लक्षण बढ़ जाते हैं। वायु का दूसरा गुण सूक्ष्म कहा गया है, शरीर के सभी स्थानों पर इसका प्रवेश है। इसी कारण मघ तथा विष संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। वायु का तीसरा गुण शीत है। तो पहला गुण कुपित है, दूसरा है रजोगुण संपन्न है, दूसरा है आपका सूक्ष्म है क्योंकि पूरे शरीर में फैला हुआ है, और तीसरा गुण है शीत, ठंडक का। वात दोष की शांति इसके विपरीत उष्ण से होती है। समान गुण शीत से वृद्धि होती है। इसलिए वातिक ज्वर में उष्ण उपचार से शरीर में श्वेत की उत्पत्ति होकर ज्वर शांति होती है। वायु का चौथा गुण चलनशीलता है। शरीर के किसी भाग में वात की वृद्धि हो जाए तो वहां पर गति बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे जो पार्किंसंस होता है वो वात रोग है। ठीक है, ऐसे हाथ शेक होने लगता है ना उम्र के साथ साथ, तो पार्किंसंस जो है वात रोग है। गेस्ट्राइटिस ही कन्वर्ट होके जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो हाथ पैर का मूवमेंट देता है, तो इसीलिए देखिए गति बढ़ जाती है। फियर, फोबिया, एंजाइटी वात रोग है। ज्वर का बढ़ना वात रोग है। ठंडा तब क्योंकि वात का जो एक और गुण है शीत, तो ठंड लग करके कपकपी आई और बुखार आ गया। तो कपकपी आई मतलब अंदर ठंडक लग रही है पर बाहर बॉडी रिवर्ट कर रही है ग्रीष्म दे करके, है ना, ऊष्मा बढ़ा करके, क्योंकि वो उसको कॉम्पनसेट करना चाहती है। अंदर ठंड लग रही है तो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको शेकिंग दे रहा है। अब आते हैं पित्त पे। तो अभी आपको दो तरह की टेबल बनानी है, दो चीजें लिखनी है। एक पिक्चर में कितने तरह के प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ठीक है, ये कहाँ कहाँ है इस पिक्चर में ये लिखना है।
ठीक है, आप जब भी पिक्चर बनाओ, एक A4 साइज का पेपर लिया, आपने बनाया और जहां पे लिखा है उसके पीछे पिन कर दिया। ठीक है, तो आपके नोट्स में ही आपका एक नोट पिन है, उसमें मत घिच पिच कीजिए, है ना। एक A4 का साइज का पेपर लिया, उसमें लगा दिया, ठीक। और उसके पीछे कि कितने गुण हैं और उन गुणों में डिजीज क्या क्या है, ठीक है। तो ये पूरा, ये तो भूल जाएंगे, दोबारा तो पढ़ना ही मुश्किल है इसको, ठीक है। तो वो आपने बस एक पेज इतना बढ़िया कि आपके दोष पता है, कितने तरीके के वायु है और वो शरीर में कहाँ कहाँ है, फिर दूसरे एरो बना के कि कितने तरीके के गुण हैं और उन गुणों से क्या क्या बीमारियां होती, ठीक है। अगर हमें किसी को समझाना है कि भाई दीनता, शोक, लालच, भय, ये जो इमोशनल डिस्ट्रेसेस हैं, ये वायु से होते हैं, ठीक है, ये बात है। अब फिर दूसरा, ठंड जो है, इसकी प्रवृत्ति है ठंड, इसलिए ज्वर भी वायु से होता है, इसलिए पेट साफ करना जरूरी है, इसीलिए मिट्टी की पट्टी या गर्म ठंडी सिकाई काम कर जाती है नेचुरोपैथी की, ठीक है। तीसरा गुण शीत है। तो अभी आपके कितने हो गए पहला हो गया रजोगुण संपन्न है, तो रजोगुण हो गया पहला, जो कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स देता है, जो रजोगुण है, भय, शोक, मां, दीनता, प्रलाप और ये। दूसरा गुण सूक्ष्म है, क्योंकि पूरे शरीर में व्याप्त है, कहीं भी चढ़ सकती है, सिर में से लेकर के पैर का अगर एक नर्व, आज कल मेरे पास एक पेशेंट थी, तो उनके एक छिंगुनिया में सेंसेशन नहीं था पैर में, ठीक। तो अगर उसको कहें तो वो भी वात रोग है, कि हर जगह व्याप्त है ना, वहां तक आपके नर्व्स में ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, ये इस तरह की भाषा है। अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि वात कुपित हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। और फिर चौथा गुण है चलनशीलता, मतलब मूवेबल है। चलिए पित्त पढ़ते हैं। पित्त अग्नि का प्रतिनिधि है, यह शरीर की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएं, धातुओं के निर्माण में सहायता, पाचन क्रिया कर आहार का रूप देता है, जिससे धातु समुचित उपयोग कर पुष्ट हो सके। यह रक्त, त्वचा आदि का रंजन कर देता है। पित्त द्वारा हृदय पर स्थित श्लेष्मा और तम रूप मल को दूर करके उसे विशुद्ध बनाता है। यह नेत्रों के मध्य रहकर पदार्थों का दर्शन कराता है। पित्त द्वारा ही त्वचा विभिन्न तेलों को ग्रहण करती है। ये शरीर के विभिन्न अंगों में रहता है। एक बार फिर पढ़ती हूँ। पित्त अग्नि का प्रतीक है, एसिडिटी इन जनरल, और ये धातुओं का निर्माण है ना, पाचन कार्य, पाचन तंत्र में सहायता है, और धातु समुचित उपयोग करके पुष्ट हो सके। ये रक्त, त्वचा आदि का रंजन कर देता है। अब ये पित्त के भी 5 भेद हैं, जैसे वात के 5 भेद थे, वैसे पित्त के 5 भेद हैं। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भाजक पित्त। इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं। पाचक पित्त का स्थान पक्वाशय है और अमाशय है, ड्यूडेनम और स्टमक के मध्य ग्रहणी में रहता है। यह अन्न को धारण कर एवं अवयवों को सूक्ष्म कर देता है, इसी के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। पेनक्रियाटिक जूस जो कि ड्यूडेनम से निकलता है, अग्नाशय से निकलने वाले स्राव को कहा जाता है। यह पाचक पित्त से मिलता जुलता है। अब रंजक पित्त क्या है? प्लीहा में होता है, लिवर और स्प्लीन। यह रस धातु को रक्त वर्ण प्रदान करता है, मतलब कलर देता है। रंजक पित्त यकृत प्लीहा में होता है, यह रस धातु को रक्त वर्ण प्रदान करता है। साधक पित्त का स्थान हृदय है, यह हृदय को ढके हुए कफ तथा तम को दूर करके निर्मल बनाता है। तो साधक पित्त आपका हृदय में है। मन के उत्कृष्ट होने से बुद्धि इत्यादि का विकास होता है। इसमें विकृति के कारण भय, क्रोध, हर्ष, मोह आदि द्वंद्व होते हैं। जो पित्त नेत्र में रहता है उसे आलोचक पित्त कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य वस्तुओं का दर्शन करना होता है।
इसकी सहायता से आंखों द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। भाजक पित्त का स्थान त्वचा है। इसका कार्य त्वचा को क्रांति प्रदान करना है, क्रांति नहीं, कांति प्रदान करना है तथा शरीर की ऊष्मा का नियमन करना है। इसी से प्रभावित होकर श्वेत और भेद ग्रंथियां अपना कार्य करती हैं। तो मोटी मोटी तौर पे जो सीधा सीधा है कि भाजक पित्त त्वचा, आलोचक पित्त आंखें, और आपका अभी क्या था, एक साधक पित्त हृदय, ये सीधे सीधे है। अब दो हैं जो रंजक पित्त है, वो लिवर और स्प्लीन से रिलेटेड है, और आपका पाचक पित्त जो है वो पाचक, नाम से ही पाचक है तो वो डाइजेशन से रिलेटेड है, आपके ड्यूडेनम और स्टमक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको एक टेबल में ही बनाइए, तो उस पे ही लिख लीजिए पॉइंट्स करके सारे। अब बात करते हैं कफ या श्लेष्मा। शरीर को मुलायम तथा चिकनापन रखना, अंगों का दृढ़ रखना, शरीर को स्वाभाविक गुरुता पूर्ण एवं वृद्धि करना, बल वीर्य को बढ़ाना इत्यादि प्रमुख कार्य कफ के हैं। श्लेष्मा को बल या ओज का नाम दिया गया है। अन्य दोषों की तरह कफ भी 5 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोगों ने वायु पढ़ा, वात रोग, 5 प्रकार के वात, 5 प्रकार के कफ, पित्त, और 5 प्रकार का कफ। कफ 5 प्रकार के क्या क्या है? क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेष्मक। क्लेदक कफ प्रधानता अमाशय में पाया जाता है। यह अन्न को क्लेदित करता है। अमाशय और उरस्थल श्लेष्मा के प्रधान स्थान है। इसके द्वारा पाचन क्रिया भी संपन्न की जाती है। यह अन्य श्लेष्माओं एवं शरीर की पुष्टि करता है। इसके प्रकोप से अरुचि, मंदाग्नि इत्यादि होती है। अवलंबक कफ, क्लेदक कफ कहाँ है? अमाशय में। अवलंबक कफ क्या है? छाती में। यह रस धातु से मिलकर अपने वीर्य द्वारा वृक्क, हृदय, फेफड़े तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले श्लेष्मा को अवलंबित करता है, उनके कार्य करने की क्षमता देता है। बोधक कफ कहाँ है? जीभ के मूल में पाया जाता है। जीभ का मूल पीछे वाला हुआ हिस्सा है ना, मूल तो ये नहीं हुआ, पीछे हुआ, तो वहां पाया जाता है। इसके द्वारा जीभ रसों का ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त करती है। तर्पक कफ सिर में रहता है। इसका कार्य मस्तिष्क के पोषक तत्वों को पोषित तत्वों को पोषित करना है। श्लेषक कफ अस्थियों के परस्पर जुड़े हुए सिरों की कला, एक सिरे एक कला से ढके हुए होते हैं। इस कला से एक चिकना सा स्राव होता है जिसे अस्थियों में कार्य करते समय घर्षण नहीं होता। तो मतलब कहने का मतलब है कि सारी चीजें कितनी जरूरी है ना। शरीर में वात का एप्रोप्रिएट मात्रा में होना जरूरी है, पित्त का एप्रोप्रिएट मात्रा में होना जरूरी है, इसी प्रकार कफ का भी एप्रोप्रिएट मात्रा में होना जरूरी है, क्योंकि वो देखिए हड्डियों के बीच का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन कर रहा है ना। ब्रेन में सिर पे काम कर रहा है, मस्तिष्क में, और आपके जबान के पीछे काम कर रहा है जो आपके सारे टेस्ट को बढ़ा रहा है, बता रहा है। तो ऐसे करके सारी चीजों का अपना एक रोल है। तो ये आपका क्लेदक हो गया, अवलंबक हो गया, बोधक हो गया, तर्पक हो गया और श्लेषक कफ हो गया। त्रिदोष पर समय या ऋतु का प्रभाव। ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय, ठीक, वर्षा में प्रकोप एवं शरद में शमन होता है। ठीक, वात कब बढ़ता है? वात आपका ग्रीष्म ऋतु में रहता है, वर्षा में बढ़ जाता है वात। ठीक है, सभी को डाइजेशन इश्यूज, गैस्ट्राइटिस, हल्का खाने को कहा जाता है और पकोड़े खूब खाते हैं। तो वात का जो एक्सट्रीम होता है वो वर्षा ऋतु में होता है, और शरद में समन होता है, मतलब वात कम रहता है और पित्त बढ़ जाता है। तो वर्षा
तो प्रातः काल सुबह श्लेष्मा का होता है, जैसा फील भी होता है कि थोड़ा कफ हो रहा है। और अगर आपने कहीं मीठा खा रखा है रात में, तो पराठे खाने वाले लोग ऐसा शिकायत करते हैं मेरे से कि सुबह बड़ा कफ कफ सा लगता है, मुंह में जमा रहता है। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई नींबू पानी गर्म पानी में पीजिए। तो वो बोलते हैं अरे आपका नुस्खा तो काम करके। मैंने कहा नुस्खा नहीं, साइंस है। विटामिन सी बढ़ा दिया, गर्म पानी बढ़ा दिया, तो वो कफ डिसॉल्व होने लग गया। प्रातः काल श्लेष्मा का होता है, तब इसकी वृद्धि होती है। मध्याह्न पित्त का काल होता है, इसीलिए जब कभी आप किसी से बात करो तो वो कहेंगे कि 4 बजे तक एसिडिटी फील होती है। अगर किसी का डाइजेशन डिस्टर्ब है तो वो कहेंगे सुबह नहीं, 4 बजे तक थोड़ी थोड़ी एसिडिटी होती है। तो पित्त का काल होता है, तथा शाम को वायु का काल होता है। रात्रि का प्रारंभ काल श्लेष्मा का काल है, मध्य काल पित्त का एवं अवसान काल वायु का काल है। इसी प्रकार बाल्यकाल में श्लेष्मा, मध्यावस्था में पित्त तथा वृद्धावस्था वात का काल है। इसीलिए ओल्ड एज पीपल्स अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्राइटिस की बात हमेशा करते हैं कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो गई। तो नेचुरली बॉडी जिन फेजेस से गुजरती है, तो नेचुरल है कि उस समय पे आपका वात बढ़ा रहेगा। त्रिदोषों पर रसों का प्रभाव। मधुर अम्ल लवण वायु मधुर अम्ल लवण वायु शामक एवं कफ वर्धक होता है। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब एसिड, और लवण मतलब सॉल्ट। तो खट्टा, मीठा और नमकीन वायु शामक एवं कफ वर्धक होता है। तो मीठा खाएंगे तो वायु तो शमित होगी, लेकिन कफ बढ़ जाएगा। इसी तरह कटु, कड़वा, तिक्त, कसैला, कषार्म। कषार्म भी कसैला हुआ। बताइए रमा जी, कटु, कड़वा, तिक्त क्या हुआ? कषार्म और तिक्त। आंवले को तिक्त तीखा भी हो सकता है, तीखा। तिक्त तीखा होगा, सही बात है। कड़वा, तीखा और कषार्म मतलब कसैला वायु वर्धक एवं कफ शामक होता है। ठीक है, तो बहुत कड़वा खाएंगे तो वायु बढ़ सकती है, बहुत तीखा खाएंगे तो भी बढ़ सकती है, और बहुत कसैला खाएंगे तो भी बढ़ सकती है। तिक्त, कसाय, मधुर, रस, पित्त शामक होते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि जब भी एसिडिटी बढ़ती है तो हम कहते हैं भाई मीठे पे आइए। तो मीठा, कड़वा और कसैला पित्त शामक होते हैं, तथा लवण, कटु और अम्ल रस पित्त वर्धक होते हैं। तो अगर सॉल्ट ज्यादा कोई लेता है तो एसिडिटी बढ़ती है, कड़वा लेता है तो भी बढ़ती है, और एसिडिटी मतलब विटामिन सी रिच फ्रूट लेता है तो भी बढ़ती है। तो ये छोटा सा एकदम डिस्क्रिप्शन है, जिसपे बहुत आयुर्वेद समझने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़े से अगर चीजें पता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने तरीके से, है ना। इस प्रकार काल को ध्यान में विभिन्न रस युक्त द्रव्यों का सेवन करके त्रिदोष को साम्यावस्था में रखा जा सकता है। पुरुष के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। त्रिदोष में जब साम्य रहेगा तो शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं। जब तथा धातु व मल में भी साम्यता रह सकती है। इस प्रकार शरीर निरोगी रह सकता है। यही त्रिदोष ही शरीर का विनाश, निर्माण एवं संचालन मूल है। सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन का मूल है। सभी क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं दोषों के द्वारा होता है। उपचार के उभार एवं रोग उभार। उपचार के उभार एवं रोग उभार।
अच्छा, इसी की लाइन को अगर हम समझाएं, उपचार के उभार, तो बहुत बार क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है, ठीक है। अव्वल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि शरीर को आपने आदत बनाई हुई है सप्रेस करने की, कि हम दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो खांसी जुकाम कफ जो है वो बाहर नहीं निकला, अंदर ही अंदर सप्रेस हो गया और आपको आराम आ गया। प्राकृतिक चिकित्सा ने क्या किया कि उसको बाहर निकालने की कोशिश करी। तो बाहर निकालने में जब कफ ज्यादा बनेगा, जो इकट्ठा है वो भी निकलेगा, सब चीजें डिसॉल्व होंगी, तो आपको लगेगा मेरी तकलीफ बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है कि उभार होता है कि बढ़ गया, रोग का उभार मतलब ज्यादा बीमारी बढ़ गई, बढ़ी नहीं, वो अंदर से बाहर निकलने लग गई। प्राकृतिक चिकित्सा एवं उपवास के दौरान शरीर में एकत्रित गंदगी अर्थात विजातीय द्रव्य तेजी से निकलने के कारण रोग उन्मूलक उभार परिलक्षित होते हैं। इन्हें उपचार को उभार कहा जाता है, ठीक है। ये इतनी क्लिष्ट हिंदी है कि मतलब आप सोचिए किताबें सारी ऐसी हैं, और जो फॉरेन राइटर्स की होंगी वो अलग ही जवाबी उनका चल रहा होगा, ठीक है। तो कहीं भी बैलेंस नहीं है कि कोई मिडिल एज लोगों के लिए है ना, एक सामान्य जन के लिए सामान्य तरीके से हिंदी में चीजें लिखी हुई हो। क्योंकि ये अगर कोई नया व्यक्ति पढ़े ना सो जाए। मैं पहले पढ़ते पढ़ते ऐसा ही होता था, अभी तो क्योंकि मतलब मैंने पढ़ लिया है, मुझे पता है आगे क्या होगा। नहीं तो एक एक लाइन को पढ़ते रहो, आप समझ ही नहीं पाओगे वो कहना क्या चाह रहे हैं, और इतनी क्लिष्ट हिंदी है कि फिर क्या ही इंसान इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो निकलने के कारण रोग उन्मूलक उभार परिलक्षित होते हैं, इन्हें उपचार को उभार कहा जाता है। जीर्ण रोगों को दूर करने के लिए उपचार उत्तेजक रखा जाता है ना। क्रॉनिक, क्रॉनिक रोग क्या हुए, एक्यूट, देखिए 3 तरह के रोग होते हैं, है ना, एक्यूट, क्रॉनिक और इनक्योरेबल। एक्यूट रोग क्या है, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और असाध्य रोग, 3 प्रकार के रोग हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो एक्यूट रोग क्या है हमारे, सर्दी जुकाम बुखार, दस्त, डायरिया और सिर दर्द, बुखार, है ना, ये जो है ये आपके तीव्र रोग हैं। मतलब सुबह ठीक थे हम, अभी के अभी हो गए, या हम कहीं होके आए और कल नहीं थे। जीर्ण रोग क्या है, जब तीव्र रोगों को हम दबाते हैं तो जीर्ण रोग बन जाते हैं। तो जीर्ण रोग आर्थराइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, अस्थमा, ऐसे न जाने कितने। इनक्यूरेबल डिजीज क्या है, कैंसर, एड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE। मतलब अगर आप एक बार वर्ड में लिख दें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि जीर्ण रोग में जब कई सिस्टम इन्वॉल्व हो गए और शरीर कंफ्यूज हो गया, नहीं ठीक कर पाया, तो वो इनक्यूरेबल डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब तीव्र रोग का जो उपचार करना शुरू किया तो तीव्र रोग ठीक होने लग गए, जीर्ण रोग का उपचार करना शुरू करा तो उभार के रूप में आ गए। जीर्ण रोगों को दूर करने के लिए उपचार हाँ, जीर्ण रोगों को दूर करने के लिए उपचार उत्तेजक रखा जाता है, अर्थात सुस्त शरीर को अधिक क्रियाशील करके तीव्र प्रदाह प्रतिक्रिया उत्पन्न की जाती है। इस उपचार को उभार कहते हैं। इस बात को एक रोगी उदाहरण से समझते हैं। एक घेंगा वाले व्यक्ति वाले रोगी की प्राकृतिक चिकित्सा की गई। कुछ दिनों में घेंगे की सूजन 50% कम हो गई, पर एक दिन पुनः उभार आ गया और उसकी सूजन बहुत बढ़ी हुई मालूम हुई। साथ ही साथ उसमें एक फोड़ा सा भी बन गया, जिसमें से बहुत सड़ा पानी विजातीय द्रव्य निकला, और एक दिन में ही सूजन घटकर 25% रह गई और कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसे फोड़े को क्या समझे, निस्संदेह यह फोड़ा मित्र बनकर आया
और रोगी को पूर्णतः स्वस्थ कर गया। इसलिए ये घटना उपचार के उभार का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो आपको नहीं पता, पेशेंट घबरा जाता है पर बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है, नेचुरोपैथी दे रहे हैं, तो एक जगह पर सारा का सारा एक्युमुलेट हो रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब शरीर उतनी तेजी से बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो वो एक जगह इकट्ठा हो गया। अब व्यक्ति को लगा, डर गया, अरे ये तो हमारी तकलीफ बहुत बढ़ गई, छोड़ दिया उसने ट्रीटमेंट, है ना। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो फटेगा तो पता चला सारे शरीर के टॉक्सिन्स निकल के बाहर चले गए। तो ये ऐसा बहुत बार होता है कि जब शरीर कमजोर है, रुग्ण है, और हम उसको प्राकृतिक चिकित्सा ज्यादा दे दें इमीडिएट रिलीफ के लिए, तो भी वो कहता है कि तकलीफ बढ़ गई। बढ़ नहीं रही होती है, बाहर निकलने की शरीर की अपनी कोशिश होती है। तीव्र रोगों को दबाने से शरीर के विभिन्न संस्थानों में विजातीय विषाक्त पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। विषाक्त विजातीय तत्व इकट्ठा होने से अस्थियों की संरचना में विकृति, जैसे आर्थराइटिस में होता है, मांसपेशियों तथा स्नायु संबंधों स्नायु बंधों की कमजोरी, आत्मनियंत्रण की कमी, नकारात्मक चिंतन, स्नायु विकृति, मानसिक विकृति, मिर्गी इत्यादि के लक्षण दिखते हैं। ये लक्षण रोग के उभार कहे जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों के उभार को चिकित्सीय भाषा में रोग का तीव्र रूप, रोग की आकर्षक अवस्था, पुराने और प्रत्यावर्तन रोग, उपशन संकट आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। हालांकि ये रोग उभार शरीर के रोग को बाहर निकालने का प्रकृति का प्रयास मात्र होता है। ठीक है, तो जैसे तीव्र रोग जो है, जो तीव्र रोग थे वो अगर बिगड़े तो वो जीर्ण रोग में आएंगे, और जीर्ण रोग का इलाज किया तो वो भयानक तरीके से बाहर निकलने की प्रकृति की कोशिश रहेगी, जिसको हम उभार कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि निगेटिविटी हो सकती है, निगेटिव सोच हो सकती है, आपका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल विकृति हो सकती है। एक दो पेशेंट बच्चे मेरे पास 22-22 साल के आ जाते हैं मिर्गी के दौरे से, तो हम उनको वात रोग करके ठीक कर ले जाते हैं। हम कहते हैं भैया सिस्टम पे काम करो, सिस्टम पे काम करो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि तीव्र रोगों को दबा दिया गया, कोई दवा दे दी गई। जैसे आपने सुना होगा सिंपल, कि बहुत तेज बुखार आया था, डॉक्टर ने दवा दे दी, तब से ये दिक्कत है ना। ब्रेन फीवर चला था, तो ब्रेन फीवर को अगर आपने नेचुरल तरीके से कंट्रोल नहीं किया और कोई डोज दी, तो वो सप्रेस कंडीशन में है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर को फेस करनी पड़ती है, जो कहीं पर भी प्रेशर डाल रही है। अब बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, ये आपको पता है, मतलब इम्यून सिस्टम। देखो, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप जब किसी को ठीक करते हैं या खुद भी ठीक होना चाहते हैं, तो आप ठीक नहीं हो रहे, पहली कंडीशन। दूसरा, और बीमार हो रहे हैं, दूसरी कंडीशन। तो पहले तो खुद ही पता हो कि नहीं भैया धैर्य की जरूरत है ना, तकलीफ अंदर ज्यादा है तो हमें समय लगेगा। दूसरा, जब आप किसी को ठीक कर रहे हैं तो 10 सवाल, अगर आप उसकी काउंसलिंग अच्छी नहीं कर पाते तो नेचुरोपैथ तो अच्छे कभी बन नहीं पाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिकल भी करना है तो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम ठीक उतना ही कर पाएंगे जितना आप ठीक कर पाएंगे बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, पर अगर आपको आंसर देना नहीं आया, काउंसलिंग करनी नहीं आई, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, ना अपने साथ, ना अपने परिवार के साथ, ना आप पेशेंट के रूप में। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। विशेष कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक नेटवर्क जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वालों की एक किस्म या रोगाणुओं से बचाने के लिए एक साथ काम करता है। इन रोगाणुओं या कीटाणुओं में जीवाणु, परजीवी, विषाणु और फफूंदी शामिल है। ज्यादातर मामलों में शरीर हानिकारक हमलों से खुद का बचाव कर सकता है। कुछ लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर होती है कि रोगाणुओं से भी नहीं लड़ सकती। ठीक, ये आपको पता है, हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक इम्यून सिस्टम है जो हमारी हर रोग से लड़ने की हमें ताकत देता है, और पूरा का पूरा बनाया गया सिस्टम है ना शरीर के अंदर। तो ये इम्यून सिस्टम ही है जो सब चीजों से फाइट करता है, और हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट सब अंदर हैं, और उनसे लड़ता है या इतना स्ट्रांग होता है कि ये सब वहीं पड़े रहते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली में
रक्षा की पहली पंक्ति एक ऐसी ढाल है जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। त्वचा शरीर का मुख्य कवच है जो हमले के खिलाफ भी एक शारीरिक बाधा के रूप में काम करती है। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र की ऊपरी परतें भी हानिकारक रोगाणुओं को अंदर आने से रोकती हैं। कैसे श्वसन तंत्र रोकता है बताइए? नाक में छोटे छोटे नाक से जब हवा हवा हम सांस लेते हैं, हवा हमारे अंदर जाती है, लेकिन नाक के अंदर जो छोटे छोटे वो बाल वगैरह कुछ होते हैं, तो वो हमको जो है हवा को छान करके भेजते हैं, जिससे कि जो है ये जो जीवाणु वगैरह बाहर निकल जाए। हाँ, नाक के अंदर यहाँ पे पूरा श्लेष्मा है, हाँ, और बाल भी है, तो यहीं पर विषाणु सारे ट्रैप हो जाते हैं, तो अंदर नहीं जाते, है ना। त्वचा में जो पूरे की पूरी सिबेसियस ग्लैंड्स है, चिकनापन है, यहीं से सब रुक जाते हैं वायरस बैक्टीरियाज, और अंदर नहीं जाते। तो इस तरीके से हमारा, और फिर उसके बाद हमारे टॉन्सिल्स हैं। बहुत होगा तो टॉन्सिल बढ़ जाएंगे, पर बॉडी के अंदर नहीं जाएगा कोई भी इन्फेक्शन। तो ऐसे करके समय समय पर बहुत सारे गार्ड्स हैं हमारे पास जो हमेशा इन्फेक्शन को रोकते रहते हैं। अगर एक रोगजनक हमलावर ढाल को पार कर जाता है तो क्या होता है? शरीर रक्षा की अगली पंक्ति के साथ प्रक्रिया करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की विशेष कोशिकाएं शरीर की पहरेदारी करती हैं। साथ ही रोगाणुओं को देखने और नष्ट करने के लिए खून और लसिका तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में घूमती रहती हैं। तो वो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, लाइसोसोम्स होते हैं जो काम करते हैं, है ना। और आपने देखा होगा अगर आप TLC करवाएं तो वो नंबर बढ़ा हुआ रहता है ना, WBC का। तो WBC जो होती है वो बढ़ा नंबर आना का ये संकेत है कि आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, पर हम उसको दूसरी तरह से लेते हैं। अरे ये इतनी बड़ी हुई है, इतना इन्फेक्शन है, तो तुरंत एंटीबायोटिक दे दो। ठीक, अगर हम ऐसा ना सोचें तो ये दिखाती है कि हमारा बॉडी, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, इसलिए WBC का स्तर इतना बड़ा हुआ, और वो धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि ये नेचुरल है, बॉडी काम कर रही है। एक बाहरी आक्रमणकारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रतिक्रिया का कारण बनता है उसे एंटीजन कहा जाता है। कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाएं किसी भी आक्रमणकारी रोगजनक पर हमला करने के लिए कार्य करती हैं। अन्य कोशिकाएं विशिष्ट रोगजनकों को पहचानने और याद रखने के लिए प्रशिक्षित होती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है जो विशिष्ट एंटीजन को रोकती हैं ताकि वो नष्ट हो सके। इस तरह से ये विशेष बीमारियों को बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का टीकाकरण काम करता है। ठीक है, एक बीमारी के लिए एक कोई वायरस है, उसके अगेंस्ट हमने कोई दवा बनाई और दोबारा से वो शरीर उसको पहचान जाएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा। तो जब दोबारा वो आक्रमण होगा तो हमारा बॉडी उसके लिए एकदम तैयार हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही है रमा जी। एक बार आप बताओ अपने शब्दों में एंटीजन एंटीबॉडी। हुआ था जो जो है तो उसके लिए जो टीके कराए गए थे। जब भी हमारे शरीर में कुछ आता है तो जो है तो वो एंटीबॉडी एंटीजन बनाती हैं, और लेकिन वो उसमें मेमोरी भी होती है, भविष्य में कभी भी वो रिपीट होगा तो वो पहचान जाएंगी। लेकिन यदि म्यूटेशन भी चलता रहता है, आपस में म्यूटेट हो जाती है तो फिर वो काम नहीं करती है, फिर नया सोचना पड़ता है ये चीज। जैसे हम कोई भी अगरबत्ती बनाते हैं, जैसे अभी ये मच्छर मार दवा, तो मच्छर उसके प्रति अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, तो वो उससे बात नहीं बनती है, फिर हमें उसका दूसरा वेरिएंट तैयार करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कोविड-19 का हमने एंटीवायरस बनाया और एक डाला, ठीक है, एक डुप्लीकेट छोटा स्मॉल पीस, हमारी बॉडी ने उनके लिए एंटीबॉडीज बना ली। अब हमारा बॉडी उनके लिए रेजिस्टेंट हो गया, दोबारा वैसा वायरस आएगा तो बॉडी एकदम से एंटीबॉडीज बना देगा। पर अब वही है कि म्यूटेट कर गई, हाँ, तो म्यूटेट कर गई तो अब बॉडी कंफ्यूज हो गई, तो अब उसने एंटीबॉडी नहीं बनाई क्योंकि वायरस म्यूटेट कर गया, स्मार्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए तो एंटीबायोटिक्स, एंटी बैक्टीरिया, है ना, एंटीवायरस, ये सब जो म्यूटेशन के कारण से नई नई खोज करनी पड़ रही है। एग्जैक्टली, म्यूटेशन। तो इसी को हम वैक्सीन का नाम देते हैं। और वैक्सीन जब मतलब वैक्सीन, देखिए नेचुरोपैथी में वैक्सीन को क्यों गलत कहा जाता है, यहाँ से रोग का प्रकार फिर कल पढ़ेंगे। वैक्सीन को क्यों गलत कहा जाता है, क्योंकि जब आपको एक एंटीजन के रूप में किसी चीज को डाला गया है ना, किसी इनएक्टिव वायरस को डाला गया,
तो बॉडी हमारी एंटीबॉडीज बनाती है, पर कभी कभी हमारी बॉडी को हार्म होता है ना, क्योंकि बॉडी उसके लिए काम कर रही है। तो किसी किसी की बॉडी रजिस्ट नहीं करती है और उसको पैरालिसिस अटैक या इनफर्टिलिटी ऐसी सारी चीजें हो जाती हैं। कारण की बात है, पहले कुछ ही टीके लगते थे बच्चों को। अब जो है WHO के अनुसार 24 तक की संख्या कर दी गई है। तो 24 तक की संख्या करने में उसी के रिजल्ट मिल रहे हैं कि बच्चों में जो है ऑटिज्म आ रहा है, ADHD आ रही है, तरह तरह की जो बीमारियां हैं, वो स्लो लर्नर है, अटेंशन डेफिसिट है। तो ये सब इसी कारण से हो रही है कि इतने इतने उन्होंने टीके कर दिए। बहुत ज्यादा टीके बच्चे थोड़ी है। हाँ, तो मतलब जैसे एक आध बॉडी बनाएगी, अब हाँ, हर 6 महीने और क्या? हर 3